मैं अजय सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी टीचिंग सेंटर बाय अजीत सर के नाम से। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस में भी आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में बात करूँगा। मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या घटनाएं हो रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के संबंध किस प्रकार से हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि भारत और सोवियत संघ रूस के मध्य क्या संबंध रहे, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं और जानते भी हैं कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उस समय भारत कि यहाँ पर भी जो पूंजीवादी व्यवस्था थी लागू की गई थी, जैसे वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण हमारे यहाँ भी लागू किया गया। तो उनके साथ साथ हमारी जो व्यवस्था थी उनमें भी परिवर्तन देखने को मिला। तो ये चीजें ये संकेत बताते हैं कि भारत और सोवियत संघ के मध्य जो संबंध थे वो आपसी व्यवस्था के अनुरूप थे। जो हम उनके वहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था थी, तो भारत में भी इसी प्रकार की एक समाजवादी प्रणाली थी। तो इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करके हम आगे बढ़ेंगे कि भारत और रूस के, सोवियत संघ रूस के मध्य क्या संबंध थे। तो देखिए, भारत के यहाँ पर समाजवादी प्रणाली लागू की गई थी। इसका तात्पर्य है कि जो संपत्ति है उस पर सरकार का नियंत्रण होगा, सरकार का स्वामित्व होगा, और उससे प्राप्त जो लाभ होंगे वो जनता में सामूहिक रूप से वितरण होंगे। लाभ का वितरण जनता में किया जाएगा, मतलब जनता लाभकारी नीतियां होंगी और कल्याणकारी कार्य किए जाएंगे सरकार के द्वारा। तो इनसे क्या है कि जो सरकार है वह समानता मूलक समाज की स्थापना करना चाहती है, समानता मूलक समाज की स्थापना पर बल देती है, और भारत में जो विषमताएं हैं उन्हें दूर करने का प्रयास कर रही है। जो अमीर और गरीब के मध्य खाई है, जातिवाद है, भेदभाव है, इनको भी दूर करने का इनसे प्रयास करती है। क्योंकि आर्थिक रूप से जो समाज में व्यवस्थाएं हैं उन्हें बदल करके, जैसे मार्क्सवादी ने भी कहा है, कार्ल मार्क्स ने भी कहा है कि भाई जो आर्थिक संसाधन है वो समाज की संरचना के आधार हैं। तो इस तरीके से ये आधार क्या है, अधिरचना को निर्मित कर सकते हैं। फिर हम देख रहे हैं कि ये जो व्यवस्था है ये सोवियत जो संघ रूस था उसमें लागू था। तो भारत ने ये जो प्रणाली लागू ली है वो सोवियत संघ रूस के माध्यम से भारत में अप्लाई किया। या यूं कहा जाए कि भारत ने रूस से ये प्रणाली ली है। इसके बाद में हम देख रहे हैं हम भारत ने इसे योजनाबद्ध तरीके से लागू करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से लागू किया और योजना आयोग का निर्माण किया। योजना आयोग का निर्माण किया 1950 में। तो जिस तरीके से योजनाबद्ध उन्होंने 1928 में लागू किया, वैसे ही भारत ने इसे 1950 में स्वतंत्रता के बाद लागू किया। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि भारत और सोवियत संघ रूस ने आपसी जो संबंध थे उनको राष्ट्रीय हित और सामान्य विश्वास के ऊपर आधारित किया था। हम लिख सकते हैं कि जो साझा हित वे विश्वास पर आधारित थे। कैसे थे ये आप देख रहे हैं। भारत समाजवाद ला रहा है और वहां पर पहले से ही चल रहा है। भारत में जो औद्योगिक विकास हुआ, औद्योगिक विकास में सोवियत संघ रूस का भी काफी योगदान रहा। जैसे भिलाई में लोहा इस्पात कारखाना अगर खोलने की बात करें तो भारत को काफी सहयोग रूस से मिला था। तो औद्योगिक विकास में भी काफी सहयोग मिला है। इसके बाद में हम देखें सुरक्षा के क्षेत्र में देखते हैं हम। सुरक्षा में 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और पूरी पाकिस्तान को आज़ाद कराने की बात थी, तो उस समय भारत को जो अन्य महाशक्तियां थी वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डाल रही थी और भारत को
युद्ध में मनोवैज्ञानिक रूप से और कूटनीतिक रूप से हराने का प्रयास कर रही थी। तो भारत ने सोवियत संघ रूस के साथ में संबंध बना करके 20 वर्ष से जो रक्षा मैत्री संधि की थी 20 वर्ष से, तो उससे काफ़ी फायदा मिला और उस समय हमें तात्कालिक रूप से ज़रूरत थी और रूस ने हमारी पूर्ति की, तो इसका भी बड़ा शुक्रगुजार है भारत। फिर इसके बाद में 2001 में इस संधि का पुनर्व्यू हुआ और समझौता हुआ 2001 के अंदर। फिर हम देखते हैं कि रक्षा के अलावा हम अगर बात करें अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारत का काफ़ी सहयोग किया गया है रूस के द्वारा। देख रहे हैं कि क्रायोजेनिक इंजन हो, उसमें भी भारत को सहायता दी गई है। क्रायोजेनिक अंतरिक्ष में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है क्रायोजेनिक इंजन। जब सभी देशों ने भारत को मना कर दिया कि भाई हम आपको क्रायोजेनिक इंजन नहीं दे सकते, तो रूस ने कहा मैं आपको दूंगा, चिंता मत कीजिए। तो सोवियत संघ रूस ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन दे करके भारत की जो लंबी दूरी की जो सैटेलाइट्स हैं उनको स्थापित करने में ये बहुत कारगर सिद्ध होता है। जो तो क्रायोजेनिक इंजन भी दिया है। रक्षा क्षेत्र में अगर बात करें हम तो ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन कर रहे हैं, दोनों मिलकर के संयुक्त उत्पादन कर रहे हैं, दूसरी चीज है कि इसका निर्यात भी प्रस्तावित है। ये भाई जब हम बना रहे हैं तो क्यों नहीं, अत्याधुनिक हथियार है और इसका निर्यात भी किया जाना चाहिए। तो वियतनाम को प्रस्तावित है कि भाई वियतनाम को इसे दिया जा सकता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो दोनों के साझा हित हैं और उद्देश्य वो क्या है। भारत और रूस दोनों चाहते हैं कि विश्व में बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था हो। क्या हो? बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था हो। मतलब ये है कि शक्ति के अनेक केंद्र होने चाहिए, कोई एकल महाशक्ति नहीं हो जिससे कि किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता खतरे में पड़े। जैसे अगर महाशक्ति अमेरिका बचती है तो उन्होंने जैसे पुलिसमैन की भूमिका निभाने का एक संकल्प लिया हुआ है कि वो कहीं पर भी अगर लोकतंत्र या मानव अधिकारों को खतरा होता है तो वो जाकर के वहाँ रक्षा करेंगे। ऐसा वो सोचते हैं और ऐसा कहते भी हैं, लेकिन उसकी आड़ में वो अपने राजनीतिक हितों और आर्थिक हितों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। चाहे वो इराक हो या ईरान हो या फिर कोई अन्य क्षेत्र हो, तो वहाँ पर वो अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों को पूरा करते हैं। तो इसी संदर्भ में फिर हम देखते हैं कि क्षेत्रीयता को प्रोत्साहित करते हैं। ये मतलब ये है कि क्षेत्रीयता को प्रोत्साहित करने के बाद में तो द्विध्रुवीय विश्व की ये बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था उत्पन्न हो सकती है क्षेत्रीयता को। इससे क्या है, एक तो लोकतांत्रिक प्रणाली को बढ़ावा मिलता है, लोकतांत्रिक प्रणाली को बढ़ावा मिलता है। फिर एक फायदा ये होता है कि यूएनओ जो है वो शक्तिशाली होता है और उसका लोकतांत्रिकरण होता है। भारत और रूस दोनों भी चाहते हैं कि यूएनओ जो है वो शक्तिशाली हो और लोकतांत्रिक हो। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवाद है उनका भी मिलकर के यह समाप्त करना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को मिलकर के समाप्त करने का पूरा प्रयास करते हैं। और विदेश नीति जो है वो संप्रभुता पे आधारित होनी चाहिए, विदेश नीति स्वतंत्र हो, इसकी भी वो बात करते हैं।
फिर ये बात करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद हैं उनका शांतिपूर्वक समाधान होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का भी शांतिपूर्ण समाधान करने का प्रयास करते हैं। फिर देखते हैं कि रूस ने भारतीय क्षेत्रों की जो संप्रभुता को बचाने का प्रयास किया है, वो किस तरह से प्रयास किया है। कई बार जैसे जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर के अब मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर का मामला, जो जम्मू कश्मीर का मामला है उसके ऊपर कई बार यूएनओ में वीटो किया है सोवियत संघ रूस ने, और इस वीटो से भारतीय जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति होती है। कई बार सोवियत संघ रूस ने भारत का समर्थन किया है यहाँ पर। दूसरी चीज है कि इस मसले को वह द्विपक्षीय मसला न मान करके भारतीय हिस्सा मानता है। तो भारतीय हिस्सा मानता है तो स्वाभाविक रूप से भारत का स्वाभाविक मित्र हो जाता है। फिर एक चीज और देखते हैं कि जो सोवियत संघ रूस है वो भारतीय ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है। ऊर्जा आवश्यकताएं पूरा करता है, मतलब भारत सोवियत संघ रूस से लगभग अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो 17.5% के आसपास जो तेल है उसकी आपूर्ति कर रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में भारत उनसे काफी तेल आयात करता है और भारत की ऊर्जा आवश्यकताएं वो पूरा कर रहा है। जैसे अभी रूस और यूक्रेन युद्ध चला था तो उसमें भारत से आग्रह किया कि भाई हम आपको 30 से 35% आपको छूट प्रदान कर सकते हैं, आप हमारे यहाँ आइए और हमसे तेल खरीदिए। तो भारत ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए तेल का आयात वहां से बढ़ा दिया है। फिर हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकवाद से संबंधित सूचनाएं हैं, क्योंकि भारत और सोवियत संघ रूस दोनों ही आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं। जैसे चाहे वो चेचन्या हो या दागिस्तान जो क्षेत्र हो रूस का, उनमें भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। भारत जैसे जम्मू कश्मीर जो क्षेत्र है वो पूरा ग्रसित है इसी प्रकार की घटनाओं से। तो भारत और रूस दोनों के मध्य आतंकवाद को लेकर के सूचनाएं हम एक दूसरे को प्रदान करते हैं आतंकवाद से संबंधित, और एक दूसरे का हम सपोर्ट भी इस मामले में करते हैं और चाहते भी हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका उन्मूलन होना चाहिए। एक दूसरे का सहयोग दे करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी आतंकवादी जो संगठन हैं, गुट हैं, व्यक्ति हैं उनका वो विरोध करते हैं और उन्हें ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए दोनों भरसक प्रयास करते हैं। अभी जैसे सोवियत संघ रूस ने यूक्रेन पर जो युद्ध किया था उस मामले में भारत ने काफी हद तक जो है सोवियत संघ रूस का साथ दिया है। जैसे मान लेते हैं कि सोवियत संघ रूस ने जब आक्रमण किया था तो भारत से पूछा गया कि भाई बताइएगा क्या सोवियत संघ रूस ने सही किया है, क्या आपका क्या स्टैंड है। तो भारत ने कहा कि भाई देखिए किसी भी इस समस्या का समाधान है जो वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से यानी कि वार्ता के माध्यम से किया जाना चाहिए। युद्ध कोई विकल्प नहीं होता है। विकल्प के तौर पे हम वार्ता को चुन सकते हैं। तो हम उन सभी विकल्पों का या फिर इस प्रकार के युद्धों का हम हमेशा से विरोध करते आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वार्ता के माध्यम से लाई जा सके। यूएनओ में जब यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया कि निंदा प्रस्ताव जो रूस के खिलाफ था, तो भारत ने कहा कि भाई हम जो हैं किसी भी पक्ष को सही और गलत नहीं मान रहे हैं और हम केवल वार्ता के माध्यम से ही शांति चाहते हैं, तो हम इस मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो उस समय भारत ने इस मामले को एब्सटेन किया और मतदान से बाहर हो गया। तो भारत और सोवियत संघ रूस के मध्य इस प्रकार के संबंध हम देख रहे हैं और बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं। अगर हम फिल्मी या फिर हम संस्कृति की बात करें तो संस्कृति की बात है, सांस्कृतिक स्तर पर भारत और रूस
के जो संबंध है वो बहुत अच्छे हैं। जैसे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री है तो वहाँ पर काफ़ी लोकप्रिय है। हमारे जैसे अभिनेता हैं, राजकुमार जी हैं, राज कपूर जी हैं और अमिताभ बच्चन जी हैं, ये सभी बहुत लोकप्रिय हैं। वहाँ घर-घर में इनके गीत गाए जाते हैं। यहाँ वहाँ पर जो संगीत बजता है वो भारतीय कलाकारों से निर्मित बजता है। तो इस प्रकार से भारत और रूस के संबंध जो है वो काफ़ी गाढ़े हैं।